नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं और इस मेहमान से आप सभी बेहतर वाकिफ हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव से आप मिल रहे हैं। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से कई बार संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव ये नहीं लड़े क्योंकि उस समय रामकृपाल यादव आरजेडी में थे और खुद लालू प्रसाद लड़े थे। 16वीं लोकसभा में लालू तो नहीं लड़े लेकिन मीसा भारती को टिकट दे दिया गया। नाराज होकर रामकृपाल यादव बीजेपी में शामिल हुए और जनता ने उनको ही संसद पहुंचाया। रामकृपाल यादव जनता के बेहद करीब माने जाने वाले नेता हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि आधी रात को भी यदि कोई इनसे इमरजेंसी में मिलने आता है तो वो हिचकिचाते नहीं है, मिलने से निराश वो नहीं करते। बहरहाल इनके राजनीतिक जीवन में आधिकारिक पदों और जिम्मेदारियों को संभालने की बात करें तो सबसे पहले ये 1985 में पटना नगर निगम के मेयर बने। इसके बाद 1992 में एमएलसी बने और 1993 में 10वीं लोकसभा के लिए जब उपचुनाव हुआ तो ये पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद ये 1996, 2004 में भी संसद पहुंचे, जबकि 2010 में ये राज्यसभा के लिए चुने गए। बीजेपी में जब ये शामिल हुए तो ये पहली बार और वो केंद्र में। बहरहाल इस बार विपक्ष की ओर से मोदी सरकार पर हमले जारी हैं। इन हमलों को लेकर रामकृपाल जी क्या सोचते हैं? इनके पास जनता के लिए ऐसा क्या है जो जनता इन्हें फिर से संसद भेजे? तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं रामकृपाल यादव। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद। रामकृपाल जी, हलचल बहुत तेज है। 4 चरण निबट चुके हैं और आप लोग मानते हैं कि चारों खाने चित आपने कर दिया है, तो ये दावे कहां से आ रहे हैं? अरे बिल्कुल ठीक कहा आपने, चारों खाने चित हो गया है यहाँ विपक्ष। कहीं किसी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार ने जिस तरह से 5 साल के दरमियान काम किया है, जनता की सेवा की है, डेवलपमेंट किया, अभूतपूर्व रहा है और यही सबसे बड़ी ताकत है जी। हर तरफ मोदी जी के नाम पर लोग खड़े हैं एकदम बिल्कुल। और यही कारण है कि ये लहर जो है सुनामी में तब्दील हो गया है और पूरे बिहार का और पूरे देश में मोदी लहर नहीं, मोदी जी का सुनामी चल रहा है। और हर जगह बिहार से देश के अन्य भागों में पूरे तौर पर एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी और पूरा मोदी जी की सरकार बनेगी। आप कहते हैं लहर नहीं सुनामी है, पार्टी मानती है कि ये लहर नहीं ललकार है। मोदी जी स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं। विपक्ष कहता है कि इनका अश्वमेध का रथ जो है, जो घोड़ा है, वो बिहार आकर थमेगा, रुकेगा। और उन्होंने पूरी और पक्के तौर पर आपको चुनौती दे रखी है। तो उनके तर्क को खारिज करने के लिए क्या क्या आपके पास वो बुनियादी तर्क है जो जमीन से जुड़े हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इनका जो गठबंधन है, महागठबंधन है, ये कहीं है नहीं जमीन पर। अब छोड़िए, बिहार में चले आइए, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं। बिहार में ये गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, मगर गठबंधन आज ही आपने देखा होगा, आज ही की घटना है जी कि कल पटना साहिब में एक वीआईपी पार्टी है जिसने अपना उम्मीदवार दे दिया शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। और आपने देखा होगा कि जी वीआईपी पार्टी लड़ रही है मधुबनी में, वहां कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार दे दिया शकील अहमद जैसे लोगों को। और पूरे बिहार में खींचा खाची चल रहा है और मैं समझता हूं कि देश में भी यही भाग है। तो एक तो इनका वोट में जो वोट बैंक है उसी में दरार है और गठबंधन में दरार है। ऐसे लोगों पर कौन विश्वास करेगा? अब छोड़िए ना, हम ये कहना चाहते हैं कि महागठबंधन के पास कोई नीति, कोई पॉलिसी, कोई नेता ही नहीं है। ये इनके पास प्रधानमंत्री का एक पद है, मतलब हमको लगता है 10 उम्मीदवार हैं
कौन विश्वास करेगा? तो म्यूजिकल चेयर देखा है कि नहीं जी, गाना बजते रहता है, एक कुर्सी रहता है, वही म्यूजिकल चेयर पर बैठने के लिए कैसे छटपटाहट करते हैं। तो एक कुर्सी है और बस 10 लोग घूम रहे हैं उसके पीछे, कब कौन झपट लेगा, ये स्थिति है। ऐसे लोगों पर जनता को विश्वास करेगी? महागठबंधन नहीं, म्यूजिकल चेयर वाला है ये, इस पर कोई विश्वास करेगी नहीं जनता, क्योंकि और ये लोग टेस्टेड है ना संजय भाई, ये लोग टेस्टेड हैं जी। 55-60 साल तक कांग्रेस पार्टी उनके एलाइड पार्टनर ने राज किया देश में। 15 साल तक हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका शासन हुआ। लोगों ने इनके कार्यकाल को देखा है। आज जो हालात है देश का या बिहार का या लोगों का, इस हालात में लाने के लिए किसका योगदान है? कोई मोदी जी का योगदान है, नीतीश जी का योगदान है। मोदी जी नीतीश जी का जब कार्यकाल आया तो विकास का धारा बढ़ गया। और मैं समझता हूं कि केंद्र और राज्य के संयुक्त रूप से 200 योजना है कम से कम, जो गांव गरीब और आम लोगों के लिए है। रोड है, पानी है, बिजली है, गैस का कनेक्शन है, आयुष्मान भारत है, जनधन योजना है, कितना मैं काम तो हूं, दवाई है, कमाई है, सारा पढ़ाई है, लिखाई है, नली है, गली है, हर घर नल है, शौचालय है, मकान है, अनेक कार्यक्रम जिससे जनता डायरेक्ट का काम किया है। तो सरकार और प्रतिनिधि चुनता है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए और विकास के लिए। मोदी जी और नीतीश जी की सरकार ने संयुक्त रूप से सभी लोगों को एक समान से विकास करने का काम किया है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, ठीक सर, लड़का हो, लेकिन रामकृपाल जी एक माहौल में सबके लिए हो गया जी, माहौल में लेकिन एक चर्चा चल रही है कि जब केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी गठबंधन की सरकार, और ऐसे में जब चुनाव मंच से या माहौल में चीजें देखी जाती हैं तो वहां सेवा और हिंदुत्व को लेकर ज्यादा बोलबाला करना पड़ता है। ऐसा क्यों? जब इतने सारे विकास के काम आपके सिर चढ़कर बोल रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है माहौल में? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं जी। हमारा एजेंडा पूरे विकास का है, चाहे वो राज्य का एजेंडा हो या केंद्र का एजेंडा हो, और इसी विकास के एजेंडा को लेकर के हम लोगों ने चुनाव मैदान में हो, जनता के सेवा भाव से हमारी 5 साल की संयुक्त सरकार ने काम किया है, नीतीश और मोदी जी की सरकार ने, और आगे भी हम विकास का काम करेंगे। एक बात जरूर है, राष्ट्र पहला है, नेशन फर्स्ट। तो नेशन की गरिमा, उसकी मजबूती, ये भी हमारा एक मुद्दा है, और इसी 2 मुद्दे के आधार पर हम जनता के बीच में हैं, और जनता बाखूबी अपना समर्थन दे रही है, क्योंकि सब लोगों ने विकास गांव और गरीब तक पहुंचने का काम किया है। लेकिन इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा एक ही एजेंडा है, विकास, और विकास के माध्यम से काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन सर ये कई बार देखा जा रहा है कि रैली को एड्रेस करते समय ये पाकिस्तान का जिक्र हमें क्यों लेना पड़ता है, जबकि चुनाव हिंदुस्तान में है और जमीनी संघर्ष हमारा है, मुद्दे हमारे हैं, विकास के मुद्दे हैं, और तमाम जो बहुत सारी चीजें रह गई हैं उसके संघर्ष के मुद्दे हैं, तो फिर पाकिस्तान क्यों बोलने लग जाता है अचानक से? देखिए, पाकिस्तान तो एक फैक्टर है ही ना है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब से बंटवारा हुआ तभी से कई तरह की समस्या और कई तरह के दंश झेल रहा है हिंदुस्तान के वासी, हिंदुस्तान का सेना। विगत 40 सालों तक जो पाकिस्तान संरक्षित आतंकवादी है, हमारे देश में निर्दोषों को खून बहाने का काम किया, हमारे सेना को खून बहाने का काम किया। अभी हाल की तो घटना है, आपने देखा होगा किस तरह से हमारे 45 सेना के जवानों को खून बहाने का काम किया। देश कितना गुस्सा में था, और प्रधानमंत्री जी से लोग एक ही डिमांड कर रहे थे, देश की जनता, कि हमारे निर्दोष जवानों को जब जगते हैं तो हम सोते हैं, वो संकट में रह करके हमें चैन की नींद सोने देते हैं। हमारे जवान का खून अगर कोई बहा देता है तो लोगों में गुस्सा स्वाभाविक था, और लोग कह रहे थे कि इसका बदला लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर देश की जनता को वादा किया था कि हम चुपचाप बैठेंगे नहीं। एक तो हमारी नीति यह है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं,
और अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं हैं। हम खून खराबे में विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश अमन है, चैन है, और सबके लिए हम शांति व्यवस्था रखने का काम करते हैं। मगर हमारे घर में घुस करके हमारे सेना को, हमारी आम जनता को जिस तरह से खून खराबा करने का काम किया है, उसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और देश की जनता की भावना थी कि पाकिस्तानी संरक्षित जो आतंकवादी हैं उनके से बदला लेने का काम किया जाए। और हमारे प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व ने अपने सेना के लोगों को खुली छूट देने का काम किया। और आपको पता है कि जब उरी की घटना हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और जब पुलवामा की घटना हुई तो एयर स्ट्राइक करने का काम किया। ये साहस, लेकिन सर एक और ये कि प्रतीक, और इस को कठोर निर्णय का काम नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में ही हो सकता है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा राजनीतिक मुद्दा तो हमारे देश के लिए नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है। जान चली गई, राष्ट्रीय सरकार जुड़ा हुआ मुद्दा है, निर्माण नहीं किया। इसको चुनाव में राजनीतिक मुद्दा हम कैसे बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल राष्ट्रीय अस्मिता से। अच्छा, ये मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा तो है, हिंदुस्तान के लिए हमेशा मुद्दा है कि नहीं है? सीमा घटना घटित हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है, आपने जवाब दिया, अच्छी बात है, भारतवासी खुश हुए। आवाज आ रही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। अब आ रही है। अब आ रही है। रामकृपाल जी, दरअसल मैं इसलिए ये सवाल आपसे किया क्योंकि आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। और आवाज आ रही है? रामकृपाल जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब बिल्कुल पहुंच रही है। जी, मैं बस ये विनम्र सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। राष्ट्रीय मुद्दा हमारे लिए तो है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता हमको नहीं करना, ना करना चाहिए। जब कभी भी कुछ ऐसी चूक हुई तो उसके लिए हम सब दुखी रहे। लेकिन सवाल है कि इस चुनाव के मौके पर क्या यह मुद्दा बहुत प्रभावी होने की आवश्यकता है, चाहे विपक्ष के जरिए या एनडीए के जरिए? देखिए, देश की जो घटना है बड़ी घटना है जी, और देश हमारा अनरस्त रहा है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। ये बहुत बड़ा इशू है। और हाल के दिनों में जब हमारे सेना के जवानों को जिस तरह से खून बहाया गया, देश का 125 करोड़ जनता इसको टॉलरेट करने का काम नहीं किया। और हर लोग ये भावना थी, और प्रधानमंत्री जी के प्रति ये भावना थी कि हम हमारे लोगों को जो खून बहाया है उसका बदला लेने का काम किया जाए। और उन आतंकवादियों को हमारे देश के जवानों ने, जिसको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, बिना उनको क्षति पहुंचाए हुए, अपने को क्षति पहुंचाए हुए और बदला लेने का काम किया, और देश में घुसकर काम करने का काम किया। ठीक सर, हम कब तक मार खाते रहेंगे? ठीक से हमारी सेना ने माकूल जवाब दिया, और इस बात की तसल्ली हिंदुस्तान को है, पता रहेगा। बिल्कुल है। सेना के इस कार्रवाई को हिंदुस्तान का हर नागरिक सलाम करता है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक सर, हमारा प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है राष्ट्र के प्रति और देश के लोगों के प्रति उनका जो भाव है उसको दिखाने का काम किया है। और कहा कि हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। हम अब बहुत हो गया बर्दाश्त, 40 साल तक बर्दाश्त कर रहे हैं। आतंकवादियों का दंश हमें झेलता रहा है, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर हमें कुछ छेड़ने का काम करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और एक बार नहीं 10 बार उनके घर में घुस करके अटैक करना पड़ेगा तो भारत का जवान उसको करने का काम करेगा। ठीक सर, कब तक मुर्दा बन के बैठे रहेंगे? वापस आते हैं पाटलिपुत्र की ओर चलते हैं। वापस आते हैं पाटलिपुत्र की ओर चलते हैं, और जहां आप प्रत्याशी भी हैं। मीसा भारती कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, कितना संघर्ष हो रहा है? देखिए, मैं तो सेवक हूं भाई, जनता का नौकर हूं। 30-35 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, और कई बार सांसद पटना और पाटलिपुत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। आपने देखा होगा पिछली बार कोई नया चेंजिंग नहीं है, और पिछली बार भी पाटलिपुत्र की महान जनता ने अपने इस बेटे को, इस सेवक को अपना आशीर्वाद दिया था। क्योंकि मैंने जनता के साथ
उसके सुख दुख का साथी बना रहा, उसके लिए विकास का काम किया और 24 घंटा 30 दिन उसके लिए सेवा भाव से काम करते रहने का काम किया। एक तरफ सेवक खड़ा है, दूसरे तरफ कौन खड़ा है सब लोग जानता है। उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है। आपकी भतीजी है सर का 5 साल पहले चुनाव लोग लड़े थे, इस 5 साल में कितने वो आपकी भतीजी ही तो है। हाँ, भतीजी तो है, इसलिए चाचा का हाथ काटती है ना। लेकिन आपने तो आशीर्वाद देने की बात, लेकिन आपने आशीर्वाद के लिए हाथ काटती है और चाचा कहता है हाँ मैं तो बोल रहा हूं अभी भी वो आशीर्वाद जहां चाचा भतीजी का रिश्ता है जिसको मैं नहीं भूला हूं और मरते वक्त नहीं भूलूंगा। मेरा वो संस्कार नहीं है, जो रिश्ते बन जाते हैं, मगर कोई चाचा अपने भतीजे को हाथ काटने की बात कर सकता है, ये वो लोग बोल सकते हैं जो शासक हैं। मरे सेवक हमेशा अपने भतीजे को कहा है कि हम उस कटे हुए हाथ से भी आशीर्वाद देते रहेंगे और मैं जब तक जिंदा हूं एक चाचा अपने भतीजी को आशीर्वाद देते रहने का काम करेगा। मगर जहां राजनीतिक युद्ध का मैदान है वहां निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई है, हमारा चाचा भतीजी की लड़ाई नहीं है, ये न्याय और न्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये अमीर और गरीब की लड़ाई है, ये मोहल्ला झोपड़ी की लड़ाई है, ये लड़ाई इस लड़ाई से लड़ रहा है। ये जन और धन की लड़ाई है। मेरे पास धन थोड़ा ही है, मैं तो जन सेवक हूं और पूरे 35 साल के जीवन काल में मैंने जो सेवा भाव से काम किया है, मेवा बनाने के लिए नहीं, मैं कोई मॉल वाला आदमी नहीं हूं। मैं कोई मॉल मेरे पास नहीं है, कोई दिल्ली में फार्म हाउस नहीं है मेरे पास। मैं तो वैसी खटारे मकान में रहता हूं जिस मकान में आप संजय जी आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो वही करकट के मकान में रहता हूं। बिल्कुल। इसलिए रामकृपाल यादव 24 घंटा सेवा करने का काम किया है और किसी से निराश किसी को नहीं लौटने दिया है और बिना कोई भेदभाव के। ये मेरी पार्टी का है, ये मेरे जाति का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरा वोटर है, तभी मैंने सेवा की। वैसा नहीं, मेरे दरवाजे से पूरे 5 साल में एक आदमी भी लौट कर निराश नहीं लौटा होगा। रामकृपाल यादव छठी से लेकर के सत्यनारायण पूजा से लेकर के और मरनी से लेकर विवाह तक और फिर पोस्टमार्टम रूम से लेकर हॉस्पिटल तक रामकृपाल यादव ही मंत्री होने के बावजूद भी सेवा प्रदान करते रहने का काम किया है। ये आपकी जनता इस बात को समझती है। ये बात आप सही कह रहे हैं। 30 दिन 2 बजे रात में भी खड़ा रहेगा, रामकृपाल यादव रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। 5 साल में कोई नजर आ रहा है, अभी जब चुनाव आ गया है 5 साल लोग कहां थे, क्या कंट्रीब्यूशन है? 1.5 साल से सांसद है लोग, कौन सा कंट्रीब्यूशन है, कितना आवाज उठाया पाटलिपुत्र की जनता के लिए, ये सब जनता समझती है और जानने का काम करती है। अभी जब चुनाव आया है तो लोग घूम रहे हैं, इसके पहले कहां थे? हम 40,000 से आगे में था, उसके अलावे जो वोट मिला था उनको मिला था, विपक्ष में बैठे हुए जो उम्मीदवार उनके मिला था, उसका कितना ख्याल रखने का काम किया, ये सब सवाल उठता है। मैं तो जितना बन सका केंद्र से राज्य से विभिन्न योजनाओं को ला करके एक बड़ा सा काम करने का काम किया है, उनकी समस्या को दूर करने का काम किया है और 24 घंटा 30 दिन उनकी सेवा भाव से काम करने का काम किया है। मैं आज भी 2-3 बजे रात तक जगता हूं और जब चुनाव नहीं था तो उस समय 2-3 बजे रात तक जगता हूं। ये कोई नया मेरे लिए नहीं कैरेक्टर है। आप संजय भाई मेरे पुराने मित्र रहे हैं, आप मुझे अच्छी तरह जानता है और पाटलिपुत्र और बिहार की जनता जानती है, बिना भेदभाव का मैं सेवा प्रदान करते रहा हूं। तो जनता को रामकृपाल जी, ये तो सच है कि जन भावनाओं का आप ख्याल रखते हैं। जिसका दरवाजा नहीं है उसको चुनिएगा। ये बात सही। गांधी मैदान से लेकर के घर तक रामकृपाल जी खुला पूरे हिंदुस्तान में पूरे बिहार में रामकृपाल जी सेवा प्रदान किया, आप सब लोगों को पता है। नहीं, ठीक है, जनता दरबार लगाता आप लोगों की जन भावनाओं का ख्याल रखते हैं, ये बात सही है। लोग चर्चा भी करते हैं और हर किसी को मालूम है कि बहुत सहज और सुलभ भी हैं, चाहे आप सांसद रहें या ना रहें, एमएलए रहे या ना रहें, आप एक व्यक्ति हैं और आपका एक व्यक्तित्व का ये खास पार्ट है, पहली बात। लेकिन जब आप एक मंत्री होते हैं और आपके यहां जब एक जिम्मेवारी दी जाती है आदर्श ग्राम योजना को लेकर, एक सांसद के नाते आपने भी एक गांव को गोद लिया था, सोनमई गांव, लेकिन लोग थोड़े दुखी दिखे। वो काम हो क्यों नहीं पाया? क्या ये मलाल नहीं है?
अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सुनमई गांव को या आदर्श गांव को गोद लेने का काम मैंने किया जी, मगर सरकार से अलग इसका कोई फंडिंग नहीं था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना थी उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको इम्प्लीमेंट करना था। और सुनमई के लिए, विकास के लिए अनेकों काम हुआ है जो जानकारी नहीं है। वहां ग्रिड बैठाने का काम किया गया है, 250 से 300 शौचालय बनाया गया है, स्कूल बनाया गया है, हेल्थ सेंटर बनाने का काम किया गया है, आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का काम किया गया है, कई सड़कों का निर्माण करवाने का काम किया गया है, आवास योजना देने का काम किया गया है, सारा का सारा पेंशन योजना का काम, पेंशन सब लोगों को मिलने का काम किया गया है। बहुत सारा काम है जो राज्य और केंद्र की प्राथमिकता के आधार पर काम होना था, उसको करने का काम किया गया। मगर उसके लिए कोई विशेष राशि और फंड नहीं था जिसके माध्यम से कोई विशेष योजना करवाया जाए। मगर केंद्र का जो गाइडलाइन था, राज्य का जो गाइडलाइन था, राज्य सरकार के माध्यम से सारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर देना था। और मैं संतोष के मेरे पास एक लिस्ट है और आप भी वेबसाइट से निकाल लीजिए, संजय भाई तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको भी दिखा दीजिए कि विगत 5 साल में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत मैंने जो एडॉप्ट किया है उसमें सरकार के माध्यम से कौन कौन ऐसी योजना हुई जिसका मैंने कुछ जिक्र करने का काम किया। ठीक, हर घर में बिजली आ गया। ये प्राथमिकता है सरकार का और प्राथमिकता के आधार पर बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम नहीं हो पाया है। तो मैं समझता हूं कि वो भी काम पूरा हम करने का काम करेंगे। ठीक सर। वहां तालाब खोदने का काम किया गया है। जी जी जी, कई महत्वपूर्ण योजना है। एक पिछले दिनों एक किताब आई थी, इरिगेशन की सुविधा देने की गई है। जी रामकृपाल जी, पिछले दिनों आपको स्मरण होगा एक किताब आई थी लालू जी पर, गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी। उसमें एक जिक्र आया था नीतीश जी का, महागठबंधन से अलग होने की बात सुर्खियों में रही और नीतीश जी बीजेपी के साथ बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे थे, ऐसा जिक्र किया गया है। और इन चुनाव के मौके पर ऐसी बातें उस किताब में लिखकर सामने बातें भी आई थी। उसके क्या मायने हो सकते हैं और उसको किस तरीके से आप तार्किक ढंग से उसे देखते हैं? देखिए, किताब तो लिखा गया ना किसी खास व्यक्ति के माध्यम से जी, और उस समय किताब प्रकाशित किया गया जब चुनाव है, तो कितना चुनाव के वक्त में कितना सच कितना झूठ हो सकता है ये तो मैं नहीं कह सकता। मगर उस एपिसोड में मैं कहीं तो था नहीं। अरे आप तो कहीं नहीं है, किताब में कितना सच्चाई है आप कहीं नहीं है, ये सच है। और जदयू के लोगों ने उसका खंडन करने का काम किया गया। हाँ, बिल्कुल। तो उसके विषय में कोई टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं होगा। अच्छा सर, जदयू के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सारी बातों का जिक्र किया गया है। ठीक। बाबा रामदेव इस बार बहुत सक्रिय नजर नहीं आए, लेकिन जब रामकृपाल यादव नामांकन भरते हैं तो विजयी भव का आशीर्वाद देने पटना जरूर आते हैं। तो आप और रविशंकर प्रसाद जी के साथ कुछ उनका ज्यादा खासा लगाव है या फिर कुछ और बातें थी? नहीं, योग गुरु हैं, सम्मानीय है, देश में उनकी दुनिया में का अलग प्रतिष्ठा है। और वो आदरणीय रविशंकर जी के नामांकन में आने का उसके पहले मेरा नामांकन हो गया था। बस संयोग था कि चूंकि रविशंकर जी का नामांकन था, मेरे नामांकन में रविशंकर जी भी आए थे, हम लोग एक ही पार्टी के लोग हैं और हम वहां गए तो निश्चित तौर पर बाबा का जो आशीर्वाद मिलता रहा है, पिछले बार भी मुझे मिला था और इस बार भी आशीर्वाद मिला। और मैं समझता हूं कि उनका आशीर्वाद सिर्फ मुझे ही नहीं, रवि जी को नहीं, देश के अन्य जगहों पर जो लोग हैं सबको आशीर्वाद देने का काम, बाबा तो आशीर्वाद देते ही हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं परम आदरणीय बाबा का, रामदेव बाबा का, जो उन्हें विशेष तौर पर आशीर्वाद देने का काम किया। पिछले बार भी आशीर्वाद मिला था, मैं आपको बताना चाहता हूं संजय भाई। तो विजयी भव का आशीर्वाद फलीभूत करने की बात है। जो लोग हैं जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि बाबा ने दिल से आशीर्वाद दिया है तो जनता भी आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और निश्चित तौर पर विजय होगा, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। मैं भी होऊंगा और भाई रविशंकर जी भी होंगे। सर, बिहार की राजनीति में एक बड़ा आम जनमानस के मन में एक सवाल आता है,
आप चूंकि वहां आप स्वयं नागरिक हैं, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं और तमाम जिंदगी के हर फलसफा को आपने फील किया, उतार चढ़ाव के हर दौर को आपने देखा है। 72 साल के बाद जब हम इस चुनावी मोड़ पर खड़े हैं, जाति आज भी राजनीति में इतना क्यों बोलती है? देखिए, जाति व्यवस्था तो है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, मगर ये हजारों वर्षों का जाति व्यवस्था है और ये व्यवस्था आज भी वो निजी है सर, है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मगर हमारी मोदी जी की सरकार जो है, एनडीए की सरकार, ये सब चीजों से ऊपर होकर काम कर रही है और मैं समझता हूं कि मोदी जी के ही नेतृत्व वाली जो सरकार है उसने इस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है और विकास के मुद्दा बना करके जाति व्यवस्था और संप्रदाय व्यवस्था को निश्चित तौर पर खत्म करने का काम किया है और आने वाले दिन में विकास जो करेगा वही राज करने का काम करेगा। मेरी जो अपनी फीलिंग है, मैं 30-35 साल के सार्वजनिक जीवन जी रहा हूं, एक कार्यकर्ता के रूप में नजदीक से देखा हूं लोगों के मनोभाव और आज भी देखने का काम कर रहा हूं, तो इससे सब कुछ से जाति पाति से उठ करके अब जनता अपनी सरकार जो प्रतिनिधि काम करने वाला होगा, जो देश के हित में जिस देश पर हित के काम करने वाला, लोगों के हित में काम करने वाला होगा, उसको सभी लोग वोट करने का काम करेंगे और सत्ता में बैठाने का काम करेंगे। और पिछला 2014 का चुनाव उसी का एग्जाम्पल है और 2019 का भी चुनाव उसी तरह के पुनरावृत्ति करने का काम करेगी देश की जनता, क्योंकि देश की जनता को विश्वास है मोदी जी में और मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है और उसी के अनुसार इस बार भी सब लोग, पूरे देश के लोग सब कुछ से ऊपर उठ करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश की तरक्की के लिए और हमारे विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, बेटा बेटियों के विकास के लिए। रामकृपाल जी भी आ रहा है, उसका जवाब बेहतर आप ही देंगे। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपने कामकाज का हिसाब कम, मसलन कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इन सब का जिक्र ना के बराबर करती है और ले दे के राहुल गांधी को टारगेट बनाकर सिर्फ बात करती है कांग्रेस की। ऐसा क्यों? अरे भाई, ये तो उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। विकास का बात विपक्ष नहीं कर रहा है, केवल मोदी जी को टारगेट कर रहा है। ये आरोप मुझे लगाना चाहिए। मोदी जी को टारगेट कर रहा है। हिंदुस्तान का एक गरीब का बेटा, जो चाय बेचने वाला का बेटा है, जिसकी मां बर्तन साफ करती थी, हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और पूरी निष्ठा, ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया और सबकी चिंता करने का काम किया। और वैसे व्यक्ति को, और मोदी जी देश की जनता के लिए जीते हैं, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं और निष्ठापूर्वक काम करने वाले लोगों को ईमानदारी। अब बताइए, शोर मचा रहा है, शोर, चौकीदार को चोर बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेने का काम किया है। ये गालियां क्यों पड़ रही है? मोदी जी को गालियां क्यों पड़ रही है? क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी लोग थे, नीचे से लेकर ऊपर तक, जो देश के खजाने को लूटने वाले थे, ये 5 साल में इनका लूट बंद हो गया है और इनके पैर जमीन, इनका जो जमीन है ना, वो खिसक गया है। इसलिए इन लोगों को लगता है कि कुछ नहीं, मोदी को हटाओ और मोदी को जब तक हटाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं, जो लड़ते रहे आपस में, 36 का रिश्ता रहा है, मारा मारी, काटा काटी करते रहे, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो या टीएमसी हो या कोई, आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं कोई तालमेल नहीं बैठने वाले हैं, सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए, मोदी जी को हटाने के लिए, जो देश का नायक है, सच्चा नायक है, ईमानदार प्रधानमंत्री है, देश का चौकीदार है, उसको हटाने के लिए सारे तरह के लोग मिल करके एक ही निशाना, मोदी हटाओ। देश की भलाई के लिए बात कर रहा है, देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है, किसान के लिए काम कर रहा है सरकार, गरीबों के लिए काम कर रहा है, देश की अस्मिता को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, देश में भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम किया है।
तो यही तो कसूर है, और सबसे बड़ा कसूर है कि लोगों को पीड़ा है, दर्द है कि मोदी एक चाय बेचने वाला और अति पिछड़ा समाज का बेटा है, उस पर भी सवाल खड़ा करने का काम किया जा रहा है। सबसे अधिक गाली अगर किसी को पड़ रहा है तो मोदी जी को पड़ रहा है। कसूर यही है कि मोदी जी ने पिछले 5 साल में ईमानदारी, निष्ठापूर्वक सबके लिए इस काम करने का काम किया है, और वो मूल मत सबका साथ सबका विकास, उसके माध्यम से सबके दिल को जीतने का काम किया है। यही तो है, यही तो कारण है मोदी जी को गाली देना। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गाली राहुल जी को नहीं दे रहा है, तो जबकि वो सारे जो लोग हैं महागठबंधन, महामिलावट वाले लोग, वो गाली देने का काम मोदी जी को कर रहे हैं। इसलिए उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, काम वो कर रहे हैं और बदनाम हमको करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता इस बात को वाच करेगी बहुत बारीकी से, और आने वाले वक्त में अभी 4 चरण का चुनाव हो गया है, 3 चरण के चुनाव में इनको जनता ही जवाब देने का काम करेगी अपने 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 वोट के माध्यम से। थोड़ा लाइट मूड में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत गंभीर माहौल में आप लोग भी चलते होंगे और बहुत सारी बातें आप लोगों को दिन भर थकान भी होती होगी, क्योंकि दिन रात इन दिनों आप लोगों का एक्सरसाइज चलता है। जब आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग के दौरान सड़क मार्ग से गुजरते हैं तो कभी शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात होती है? नहीं, अभी तक तो मुलाकात हमारी नहीं हुई है। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा के जिस क्षेत्र के उम्मीदवार हैं उसी क्षेत्र का मैं भी रहने वाला हूं। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा, मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि आप वहीं रहते हैं। लेकिन अच्छा, मिश्रा जी से मुलाकात हुई कभी राह चलते या कभी? अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अब एक आध जगह कोई सामाजिक फंक्शन में देखा दिखी हुआ है, उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। ये तलखी उधर से इतनी ज्यादा क्यों नजर आती है? आपकी ओर से तो बड़ी सहजता दिखती है। ये तो उससे पूछिएगा ना, उनसे पूछिएगा क्यों तलखी नजर आ रही है। मैं तो कभी ये भाव रखता ही नहीं। अरे देखिए कितना राजनीतिक ह्रास हुआ है जी। पॉलिटिकल वर्षों का ये डेमोक्रेसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव लोग लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। अब मैं आपको ही एग्जाम्पल देता हूं। हमारे साथ लड़े डॉक्टर नेशर आर्या साहब, हमारे साथ लड़े डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जो लेट अब नहीं है, वो हमारे साथ लड़े डॉक्टर सीपी ठाकुर जी। इन लोगों से मेरा चुनाव लड़ता रहा हूं, मगर चुनाव के ठीक बाद, चुनाव के वक्त में आज तक कोई तनाव नहीं हुआ। मेरा चुनाव का आकलन कर लीजिए, कभी कोई तनाव नहीं हुआ और व्यक्तिगत तनाव नहीं हुआ। जब सीपी ठाकुर जी या शैलेंद्र श्रीवास्तव जी या डॉक्टर एस.एन. आर्या जी, मैं चुनाव हारा भी हूं, चुनाव जीता भी हूं, मगर वही भाव। आप बताइए, मुझको याद है कि एक बार जब डॉक्टर एस.एन. आर्या साहब चुनाव लड़ रहे थे तो वो पिछड़ गए थे, मैं जीत गया था। वो जहां मैं खड़ा था, कितना बड़ी बात है। देखिए क्या संस्कार का प्रभाव है। वो आकर के मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मुझे बधाई देने के लिए आए। और डॉक्टर सीपी ठाकुर जी भी, हम हारते थे, जीतते थे एक दूसरे के, हम हारे भी हैं उनसे, वो जीते भी हैं हमसे, मैं जीता भी हूं, वो हारे भी हैं, पर हमारे बीच में कभी तो तलखी नहीं रही। वही रिस्पेक्ट, वही सम्मान जो पहले था अब भी है। मगर आपका देखिए, अगर पॉलिटिकल विरोधी हैं तो लगता है कि पारिवारिक विरोधी हो गए। और ये केवल विगत दिनों में ये भाव आया है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका पॉलिटिकल जीवन अलग और व्यक्तिगत जीवन अलग रहता है। राजनीति में तो मैंने देखा है, पिताजी अलग लड़ रहे हैं तो बेटा अलग रहा है, भाई अलग रहा है तो बहन अलग रहा है। उसके कई एग्जाम्पल, बड़े बड़े घराना परिवार की बात है। मगर क्या अपने पारिवारिक संबंध कोई खत्म कर देगा? कोई बोलेगा कि मैं हाथ काट लूंगी, कोई बोलेगा कि मैं जान मार दूंगी, ऐसा कोई बोल सकता है? ये कोई ऐसा नहीं बोल सकता है। ये बोल सकता है वही जिसके मन में घमंड है, जिसके मन में एरोगेंसी है, जिसको संस्कार नहीं है, वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। मेरे जैसा आदमी न कभी सोच रहा है, न कोई सोच आगे भी रहेगा। मुझको तो सबके लिए वही स्नेह, वही सम्मान है जो एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है।
तो ये सर देखिए, हो सकता है कि वो रिएक्शन इसलिए भी हुआ हो, गिरावट आई है, उसी का परिणाम है कि जो व्यक्तिगत राजनीति में ये एक रिश्तों में एक अजीब तरह की तलखी जरूर है जो तकलीफ दे है। इन दिनों कई जगह ऐसा देखा गया है, लेकिन वो रिएक्शन संभवतः इसलिए भी रहा हो क्योंकि आपको लालू जी का संकट मोचक के रूप में लोग देखते थे एक जमाने में, और बड़ा ही राइट हैंड के रूप में लोग हमेशा हनुमान रहे आप, ऐसा लोग कहते थे। तो आपका वहां से जाना, हो सकता है वो बात हजम नहीं हो पा रही होगी। देखिए, मैं बताऊं कि मैं जहां भी रहा हूं ईमानदारी निष्ठापूर्वक रहा हूं। मैं तो एक साधारण गरीब परिवार का बेटा हूं जिसके पिताजी गाय भैंस पालते थे, दूध बेचने का काम करते थे। ये दुनिया जानती है। हम लोग कभी सोचा भी नहीं था कि इस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो ये लोकतंत्र का कमाल है और जनता का स्नेह है कि मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया। मैं तो एक काउंसलर बना था, अपने कॉलेज का छात्र जीवन से राजनीति शुरू किया था, काउंसलर बना था। हम कहां सोचते थे कि लोकसभा का मेंबर बन जाएंगे, देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मगर मेरी पहचान बनी, मेरी मेहनत का फल हुआ और जनता का आशीर्वाद हुआ। तो जनता ने आशीर्वाद दिया तो मेरी पहचान बनी और संघर्ष का जीवन मैंने काटा है। मैं एमपी होने के बाद भी दरी और सफेदा बिछाने का काम करता था, पोस्टर और बैनर साटने का काम करता था, माइक को ठीक करने का काम करता था। ये हमारा, मैं तो कार्यकर्ता रहा था और कार्यकर्ता आज भी हूं। मेरे मन में यह भाव कभी नहीं आया। ये तो संयोग है कि जनता का आशीर्वाद यहां तक पहुंचाने का काम किया और निष्ठा ईमानदारी पूर्वक जिसमें दल में था, राष्ट्रीय जनता दल में था, मैंने किया सेवा। मगर मैं इसलिए नाकाबिल हो गया कि मेरे परिवार की पार्टी नहीं थी। मैं तो समझता था मैं परिवार का सदस्य हूं, मगर मुझे उस समय एहसास हुआ जब मेरे बिना मेरे कंसेंट का, और कंसेंट भी ले लिया होता हमारे नेता ने तो शायद मैं चुनाव नहीं लड़ता, मगर मेरे कंसेंट का हमें इसलिए निकालकर फेंक दिया गया क्योंकि मैं किसी बड़े परिवार का बेटा नहीं था। चूंकि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरी माताजी मुख्यमंत्री नहीं थी, मैं उनका बेटा नहीं था। अगर मैं किसी का बेटा होता तो मेरे जो राष्ट्रीय जनता दल था, जो सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ने वाला था, गरीबों की बात करने वाला था, वो सामाजिक न्याय की धारा से हट करके पारिवारिक न्याय में आ गया तो मुझे छोड़ना पड़ा। यह आप सब लोग जानते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिन्होंने खासतौर पर मोदी जी का, राजनाथ सिंह जी का उस समय जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, और जो वो तो राजनीतिक कत्ल करने का उपाय किया गया था। कहीं का मैं नहीं रहता, राजनीतिक कत्ल हो गई थी, जिसका क्षेत्र छीन लिया जाएगा। मैंने अपने खून पसीना से उस क्षेत्र को सींचने का काम किया था, जनता का आशीर्वाद लेकर के, और उसको बेदखल करने का काम किया गया। और अगर कोई कार्यकर्ता को वहां बैठा दिया होता तो मुझे संतोष होता। एक बार हमारे नेता ने कहा 2009 में कि चुनाव हमें लड़ना है, मैं सहज स्वीकार कर लिया। बड़े बड़े ऑफर आए, मैं किसी पार्टी में नहीं गया, निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक मैं पार्टी का सेवक बनकर रहा और उसकी बुनियाद, राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद डालने के वक्त से मैं हूं। मगर मुझे जिस तरह से एकाएक अचानक उसके उठाकर फेंकने का काम किया गया, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं पाटलिपुत्र की जनता को और भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए के लोगों को, जिसने अपनाने का काम किया, गले लगाने का काम किया। और गले ही नहीं लगाया, जो 30 साल में जो सम्मान नहीं मिला था, मैं 3 बार लोकसभा का मेंबर रहा मगर मुझे कभी मंत्री नहीं बनाया गया। मगर वो 6 महीना के दरमियान ही नरेंद्र मोदी जी ने मुझे अपने कैबिनेट का सदस्य बना करके न मुझे सम्मान दिया, बल्कि बिहार की जनता को, हमारे समाज के लोगों को, आम लोगों को, गरीब लोगों को सम्मान देने का काम किया। मगर वहां इसलिए, लेकिन रामकृपाल जी, नहीं, क्वालिफिकेशन रखना जरूरी है। अगर उस पार्टी में कि आप किसी का बेटा बेटी रहिए, मैं पीड़ा के साथ बोल रहा हूं, मुझे दर्द है, पीड़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आज तक मैंने बोला नहीं था क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए बाध्य करने का काम किया, इसलिए मैं बोला। और अगर कोई कार्यकर्ता रहा होता तो रामकृपाल यादव अपना सारा गम, सारा दुख बर्दाश्त करने का काम करता। अगर राजनीतिक जीवन से संन्यास भी लेना पड़ता, जो संन्यास लेने की जरूरत आ गई थी, तो मैं सहज स्वीकार करने का काम करता। मगर इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था पार्टी में, कोई पार्टी में कोई कंट्रीब्यूशन था। यही क्वालिफिकेशन था कि मैं अमुक का बेटा हूं, अमुक का बेटी हूं। यही क्वालिफिकेशन से
टिकट मिलेगा तो जनता उसका जवाब देने का काम किया, जनता ने जवाब देने का काम किया। सेवा 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 करने हो, आपका क्वालिफिकेशन यही है कि आप झंडा नहीं ढोइए। मैं लाठी खाया हूं, मार खाया हूं, भूख रहने का काम किया हूं, दरी बिछाया हूं, सफेदा बिछाया हूं, झंडा बैनर लगाया हूं। ऐसे कार्यकर्ताओं का वहां कोई पूछ नहीं। अभी आप देखिए झारखंड में क्या हुआ। उस समय तो मेरे साथ हुआ, न जाने कितने कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, मगर अभी झारखंड में अन्नपूर्णा देवी जी जो झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्षा थी, आज वो चली गई। गिरिराज सिंह जी पार्टी छोड़ के चले गए, पूर्व अध्यक्ष थे, पार्टी का स्तंभ लोग थे। ये कई लोगों ने पार्टी छोड़ने का काम किया कि कोई नाम लेने वाला है, ये झारखंड में कोई नाम लेने वाला है। वहां उनके अन्नपूर्णा देवी जी का जो हस्बैंड थे रमेश यादव जी, वो खून पसीना से सींचने का काम किया था। अन्नपूर्णा देवी ने खून पसीना सींचने का काम किया, मगर उनको बेटिकट कर दिया। जो पार्टी का अध्यक्ष हो, क्या लोकतंत्र है। पार्टी का जो अध्यक्ष चाह रहा है कि हम, चूंकि वो विधायक नहीं है, वो सांसद नहीं है, उनकी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, मगर उनको टिकट नहीं दिया गया। और किस तरह से किन लोगों को टिकट दिया गया, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, इससे जुड़ा बिहार और देश की जनता जानती है। रामकृपाल जी, उनको वही हिंदुत्व निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अन्नपूर्णा देवी को अपनाया और कोडरमा से चुनाव लड़ाने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, और पूरा विश्वास है कोडरमा से वो चुनाव जीतेंगे। ये हालात है। वो पार्टी है कहां? रामकृपाल जी, पार्टी अब है कहां? पार्टी अब खत्म हो गया। जनता की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी हो गई है। रामकृपाल जी, आपकी पीड़ा आपने बताई सर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में जैसे जिस पार्टी से आप चुनाव मैदान में हैं, केंद्र में मंत्री हैं और कैबिनेट का हिस्सा आप रहे, जैसा कि आपने बताया और सब देश भी जानता है, कई बार ऐसा होता है कि आप योग्य है लेकिन आपको टिकट नहीं मिलता है। मसलन 2014 में 22 सीटों पर आप लोग चुनाव जीते थे बिहार में ही, और इस बार 17 सीटों पर आप चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो 5 सीट तो के जो सिटिंग एमपी थे उनका टिकट तो कटा। तो क्या वो सोचे इस बारे में कि उनका राजनीतिक कत्ल किया गया? देखिए, पार्टी ने उन सब लोगों को, पार्टी ने वो सारे लोग जिनके टिकट कट गए हैं, आश्वस्त करने का काम किया है कि कहीं न कहीं उनका सम्मान दिया जाएगा। और मजबूरी था ना, हम पहले लड़े थे 31 सीट पर, अब लड़ रहे हैं 17 सीट पर। तो ये अभी का माहौल, अभी का परिवेश है गठबंधन का, तो कुछ गठबंधन के लोगों को तो अभी देना पड़ेगा ना। ये बात सही है। उसमें भी मौजूद स्थिति है। जदयू के पास अधिक एमएलए, और इसीलिए हम लोगों को, क्योंकि देश के पैमाने पर गठबंधन की राजनीति चल रही है, और गठबंधन अगर होगा तो किसी न किसी को त्याग तो करना पड़ेगा। हमारी पार्टी ने अपने भावनाओं के साथ कदर करते हुए गठबंधन धर्म लाने के लिए काम किया है। जो हमारे पार्टी के नेता हैं, पार्टी ने निर्णय लिया है कि उन सबका ख्याल रखने का काम करेगी और सबको सम्मान देने का काम करेगी। आपने हमसे बात की रामकृपाल जी, और पाटलिपुत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी ओर से आपकी राजनीति को पूरी शुभकामना, और आपने बहुत दिल की बात हर जगह, हर सवालों पर आपने रखी जवाब के तौर पर, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही सहज रहें, ये हम चाहेंगे। नमस्कार। तो ये थे श्री रामकृपाल यादव, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और पाटलिपुत्र से बीजेपी के प्रत्याशी। कई सवाल थे, बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। तय आपको करना है, क्या सही है क्या नहीं, और कितना सही तरीके से आप आकलन करते हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।